सो हेलो एवरीवन, हम लोग 6 टेस्ट अपने रिवॉल्यूशन टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं और 7वां टेस्ट आज आपने अटेम्प्ट करा होगा। तो अब हम लोग 7वें टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये जो टेस्ट था ये इसमें बायोमोलिक्यूल चैप्टर के क्वेश्चन थे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग। तो इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको मिले होंगे। पेपर मॉडरेट था, मतलब जिस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलता है उसी तरीके का पेपर आपको, मतलब सामान्य पेपर था। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत कठिन या बहुत सरल पेपर था, एवरेज पेपर था। तो क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1 पे आते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स एंड द अमाइनो एसिड। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ट्रिपलेट का मतलब होता है कि आप जानते हैं जेनेटिक कोड जो होता है, जेनेटिक कोड के अंदर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का एक ट्रिपलेट बनाया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा यूआ, युगा, इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन। तो बायो में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ उतने डिटेल में नहीं पढ़ना रहता है, लेकिन हाँ मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग एज पर बायोलॉजी, एज पर केमिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए इज नॉट करेक्ट। डबल हेलिक्स होता है, वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था इसका। अंडरगोज रेप्लिकेशन, सही बात है, रेप्लिकेशन भी होता है। डीएनए का खुद का रेप्लिकेशन मिचेल्सन स्टाल एक्सपेरिमेंट है। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल आर एग्जैक्टली सिमिलर, ये बात गलत लिखी, तो गलत को ही टिक करना है, तो तीसरा कर लेंगे। आपको पता है दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल चलते हैं, एक 5 to 3 प्राइम चलता है, एक 3 प्राइम to 5 प्राइम चलता है। तो दोनों सिमिलर नहीं होते, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लिखा जाता तो शायद ज्यादा अच्छा था। इट कंटेन D2 डीऑक्सी पेंटोस शुगर, ये सही है, और हम लोगों को नॉट करेक्ट तलाश करना था। तो दोनों स्ट्रैंड एक जैसे होते हैं, ये सही बात नहीं है। ग्लाइसिन और एलानिन इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ एलानिन एंड ग्लाइसिन। अब देखो इसमें दो अमाइनो एसिड लिखे हैं। अमाइनो एसिड जब आप लिखते हो तो मान लेते हैं कि मैंने एक कोई अमाइनो एसिड लिखा, ग्लाइसिन लिखने जा रहा हूं मैं। तो ग्लाइसिन में, अमाइनो एसिड में तीन चीजें तो फिक्स ही होती हैं, एक ये NH2 अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और एक ये हाइड्रोजन। ये तीन तो फिक्स ही है, और यहाँ पे इस जगह पे एक वेरिएबल ग्रुप लगा होता है। अगर उस वेरिएबल ग्रुप की जगह हाइड्रोजन आ जाए तो इसे ग्लाइसिन बोलते हैं, और अगर इसकी जगह पर CH3 आ जाए तो उसे एलानिन बोलते हैं। तो अब मुझे अभी उससे नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ ये बात सोचनी है कि जब लिखा हो ग्लाइसिन और एलानिन, मतलब पहले ग्लाइसिन लिखा है, तो जो पहले लिखा जाता है अमाइनो एसिड उसका N टर्मिनल मानते हैं, यानी वो अपना COOH बॉन्डिंग में दे चुका है। तो अगर मान लो ऐसा लिखा है ग्लाइसिन एलानिन, तो मतलब ग्लाइसिन का जो N टर्मिनल है वो यानी NH2 फ्री है, और उसका COOH बॉन्डिंग में लगा है, और इसका NH2 लगा है। और जब ये लिखा जाएगा इस तरीके से एलानिन और ग्लाइसिन, तो उस समय जो एलानिन का H है, तो वो एलानिन का जो NH2 है वो फ्री है और उसका COH लग रहा है। तो इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो बोथ ऑफ देम विल बी स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, सेम नहीं होंगे। सेम कब होते, जब दोनों के सेम चीज इन्वॉल्व होती। इसमें क्या है, ग्लाइसिन का N फ्री है, और इसमें किसका फ्री है, एलानिन का, अमीनो एसिड वाला, यानी NH2 फ्री है। तो दोनों की बॉन्डिंग में डिफरेंस है, तो इसलिए दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर है। इन एलानिन ग्लाइसिन, एलानिन जो है वो N टर्मिनल है, जो पहले लिखा रहता है वो N टर्मिनल वाला होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट इनटू दिस। हाइपर कॉन्जुगेशन किसे बोलते हैं, तो आप जानते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। मान लो कि यहाँ पर मेरे पास एक कार्बोकैटायन है, और इस कार्बोकैटायन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पे आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन एटम्स है इन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। नाउ दिस अल्फा हाइड्रोजन एटम हैज सम कैपेबिलिटी, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो कभी इसके डीलोकलाइज होंगे, कभी इसके होंगे, कभी इसके होंगे। इसको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और चूंकि इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उसमें जीरो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में तो जीरो बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसे कभी कभी कहा जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो दोनों ही नाम है इसके। तो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इनटू एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ये सही हो जाएगा। ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पी नहीं लिखा हुआ है, ये पाई होना चाहिए। तो इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ये भी गलत लिखा है। टू एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ये भी गलत है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन का
इनटू एन एडजेसेंट पाई बॉन्ड। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का एडजेसेंट पाई बॉन्ड पे चले जाना। अच्छा, यहाँ पे हमने कार्बोकैटायन के अंदर लिया है, इस एग्जाम्पल में आप पाई बॉन्ड भी ले सकते थे। तो ये इस तरीके से जो हाइड्रोजन होगा ये इन्वॉल्व हो जाएगा ना, तो इसे भी आप क्या बोलेंगे, इट इज अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने के लिए फ्री रेडिकल भी शो कर सकता है, पाई बॉन्ड भी शो कर सकता है और कार्बोकैटायन भी शो कर सकता है। जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी वो लोग हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं। ग्लूकोज का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना, सिर्फ टिक करना था, आप जानते हैं। ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अब देखो ये तीनों एल्कीन्स हैं और एल्कीन की जो स्टेबिलिटी होती है, एल्कीन के लिए ये नियम लगता है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब अगला सवाल है कि सर अल्फा हाइड्रोजन किसे कहा जाता है। तो मैं इसमें से एक बनाता हूं, बाकी आपको थोड़ा सा सोच के खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ना, ये इस तरीके से, ये एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें कितने कार्बन हैं, जितने कॉर्नर्स हैं उतने आपको कार्बन बनाने रहते हैं। तो कुल देखो कितने कार्बन मुझे दिख गए इसमें, 6, क्योंकि 6 कोने थे, तो 6 के 6 जो मैंने बनाए वो कार्बन मुझे दिख गए। अब ये सारे कार्बन के बाद क्या करेंगे, इन कार्बन के बाद आपको देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। और इस स्ट्रक्चर में यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ अगर मैं हाइड्रोजन बनाऊं तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मैं बनाऊंगा, क्योंकि 2 बॉन्ड इधर एक इधर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बनेगा, एक इधर बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो ये मैं लिख भी देता हूँ, डिटेल में लिख देते हैं, मतलब इन सब पे 2-2 हाइड्रोजन है जो कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में शो नहीं किया गया है। बस सिर्फ इन 2 कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन है, रीजन क्योंकि sp2 या फिर आप कह सकते हो कि इनकी 3 वैलेंसी पहले से ही भरी थी। अब अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं उसको ध्यान से सुनना। जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है उनको उनके हाइड्रोजन समेत बंद कर दो। तो मैंने देखो इनको बंद कर दिया। अब ये जो गोला है ये जिससे जिससे जुड़ा हुआ है, देखो इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। तो इन 2 कार्बन्स को अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन ये वाले और 2 ये वाले, इनको कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ की तरफ है। तो इसका मतलब जो पहला स्ट्रक्चर है इसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। अच्छा, इस वाले में बनाओगे अगर तो यहाँ आपको 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएंगे, और ये जो इधर कार्बन है ना इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 3 6 2 8 2 10, तो मतलब टोटल 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाएंगे। इधर की तरफ अगर गिनोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसके 2, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और जब इस पे गोला बनाओगे तो इस गोले से जुड़ा हुआ ये कार्बन भी रहेगा और इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। तो 2 2 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होगा। अब आपको गिनना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा सेकंड। फिर सेकंड के बाद कौन आएगा, थर्ड वाला आ जाएगा, और फिर थर्ड के बाद आ जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी नहीं, फर्स्ट देन थर्ड देन सेकंड, यानी तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए एल्कीन्स के अंदर नियम क्या होता है कि आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करने होते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखा जाता है उसका मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब अगर आप इसमें नहीं जान पाए तो आप इसका क्या करें, बड़ा वाला स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करें, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, दिखने लगेगा। C बॉन्ड है C2H6 यानी इथेन, इसका इन्होंने कौन सा फिजन करा है, हेट्रोलिटिक फिजन। अब देखो हेट्रोलिटिक फिजन किसे कहते हैं, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इधर की तरफ भी लगा देते हैं, C2H6 बनाया गया है। इनके बीच में ये एक बॉन्ड है। अगर होमोलिटिक फिजन होता तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन बांट दिया जाता, लेकिन कैसा फिजन हो रहा है, हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक का मतलब ये है कि कोई एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो ये बन जाएगा CH3 माइनस और ये बन जाएगा CH3 प्लस। अब अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp2 आएगा,
क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता है। इसका देखोगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हाइब्रिडाइजेशन में जनरली गिना जाता है, सदैव नहीं गिना जाता बट जनरली इसको गिना जाता है। अगर ये मोबाइल है तो फिर नहीं गिना जाता है। तो बाय द वे अभी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक तो sp2 हो गया और एक sp3 हो गया। ये एक असर्शन रीजन का सवाल है। अगर डीएनए का सीक्वेंस ये है तो एमआरएनए का सीक्वेंस ये होगा। गलत लिखा है, थाइमीन के बाद सी लिख दिया, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है डीएनए एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं तो आप बना सकते हो, बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आरएनए के अंदर आपको यूरेसिल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई यूरेसिल भी नहीं लगाया गया है, मतलब ओवरऑल मिला के गलत है। और डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये सही बात लिखी है। तो असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, यानी फोर्थ सही हो जाएगा। असर्शन गलत है और रीजन सही है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड आप जानते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जीसी जो है ये प्रोकैरियोट्स के डीएनए में ज़्यादा पाया जाता है, उनका डीएनए थर्मली स्टेबल होता है। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो थोड़ा थर्मली स्टेबल होगा। तो ये सब कहानी बायो की है, लेकिन हाँ थोड़ा केमिस्ट्री में भी ये सब बातें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है, देखो जब कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उनके बीच में आपस में जितना अच्छा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। ये लैटिस एनर्जी है 1 मोल लैटिस को बनने में जितनी रिलीज हुई या 1 मोल लैटिस को तोड़ने में जितनी लगानी पड़े। अब अगर मैं लैटिस तोड़ने की बात कर रहा हूं तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और ज्यादा स्पेसिफिक हो तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब देखो चार्ज तो यहाँ सबका सेम है, सब पे +1 -1 +1 -1, तो साइज में जो सबसे छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो इनमें देखो सबसे छोटा कौन है साइज में, सोडियम, तो सोडियम विल बी द बेस्ट आंसर। बॉन्ड एंगल कह रहे हैं कि तीनों का निकालो। बॉन्ड एंगल कभी भी पूछा जाए तो आपको उसका हाइब्रिडाइजेशन फिर लोन पेयर, ये 2 चीज जरूर देखनी पड़ती है। तो एक NH3 है, एक NH4+ है और एक NH2- है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि ये बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, ये सब पूछे उछे बहुत जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इसको देखूंगा तो NH3 बनाएंगे तो ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या हुआ, sp3, और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर। नाउ आई विल सी दिस वन NH4+, तो ये नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन तो जुड़े ही हुए हैं, एक हाइड्रोजन इनके पास और जुड़ा हुआ है, वो जो लोन पेयर था ना उससे इन्होंने डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव। अगेन ये sp3 है लेकिन इनके पास लोन पेयर नहीं बचा, 0 लोन पेयर। तीसरे नंबर वाले को देखते हैं, तीसरा नंबर वाला है NH2-, इसने बॉन्ड तो 2 ही बनाए हैं और माइनस कर लिया, मतलब 5 की बजाय 6 इलेक्ट्रॉन हो गया आउटर मोस्ट में, 2 यहाँ लगा दिए, यानी यहाँ पर इनके पास 2 लोन पेयर बचा हुआ। तो ये sp3 अगेन इट इज sp3 बट इट इज हैविंग 2 लोन पेयर्स। और आपको पता है कि लोन पेयर जितना आता जाएगा उतना ज्यादा ये यूं ऐसे मोड़ देगा। लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है, तो ये दोनों लोन पेयर के बीच में देखो रिपल्शन आएगा तो इसको ऐसे मोड़ देगा तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो जितना ज्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो। तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सबसे ज्यादा इसका है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम हो जाएगा, यानी NH2- को मैं सबसे पीछे लेके जाऊंगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। अब इन दो में NH4+ सबसे आगे रहेगा, तो आई थिंक सेकंड विल बी द बेस्ट ऑप्शन, सेकंड टिक कर लेंगे हम लोग। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन पायरोल इज, ये पायरोल बनाया है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहे हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लोन पेयर जो होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये पायरोल मैंने बना दिया और ये है। अब अगर मैं इसको देखूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन में निकालना चाहता हूं तो जो नियम हम लोगों को पढ़ाया जाता है वो ये रहता है कि भाई सिग्मा बॉन्ड गिनो, इसने 3 सिग्मा बनाए हैं, और लोन पेयर को गिन लो तो 4 आ जाएगा, तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सही बात भी है। अगर ये ना होता तो आपको पता है यहाँ पर ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट, छोड़ के, लोन पेयर सिंगल डबल ऐसा चल रहा है। जब कभी भी इस तरीके का कॉन्जुगेशन होता है तो आपको पता है ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, इस प्रक्रिया को रेजोनेंस बोलते हैं। अब रेजोनेंस में जो लोन पेयर हिस्सा ले ले
वो लोन पेयर जो है वो हो जाता है पाई इलेक्ट्रॉन। जो चल दे वो पाई है, जो रुका रहे वो सिग्मा है। ये बात याद रखना। पाई अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह जाता है, लेकिन सिग्मा स्थान छोड़ के नहीं जाता। थोड़ा बहुत डिस्प्लेस होता है, लेकिन स्थान छोड़ के वो जनरली नहीं जाता। हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको देखने को मिलेगा कि मूव भी कर जाएगा। तो यहाँ पे ये मूव कर गया, मतलब ये कौन सा हो गया, पाई, नाचता रहेगा ये। तो अब इसे नहीं गिनेंगे, नहीं गिनोगे तो 3 सिग्मा आए, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द वन विच हैज परमानेंट डाइपोल। तो डाइपोल किसके अंदर परमानेंट प्रेजेंट है। एक नियम याद रखना डाइपोल के लिए कि इफ सराउंडिंग एटम इज सेम, इफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग मतलब एक सेंट्रल एटम होता है और उसको छोड़ के जो बाकी होता है उसे बोलते हैं सराउंडिंग एटम। इफ सराउंडिंग एटम सेम एंड नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं और सराउंडिंग एटम सेम है, देन म्यू बराबर 0 होगा, उसका डाइपोल मोमेंट उसका 0 हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जितने उदाहरण हैं वो आपको इसी में मिल जाएंगे। SiF4 आपको पता है सिलिकॉन ग्रुप 14 का मेंबर है। ग्रुप 14 में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनका सराउंडिंग एटम तो सेम है और लोन पेयर नहीं है। ग्रुप 13 का मेंबर 3 बॉन्ड बना लिया, सराउंडिंग एटम सेम, नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम, नो लोन पेयर। 15 वाले हैं ये लोग, 5 है, 5 के 5 खर्च कर लिए, लेकिन PF3 में लोन पेयर है, और अगर लोन पेयर है तो वो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्शन करेगा ही, तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द सेम एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज, तो मैक्सिमम द नोड, नहीं नोडल प्लेन पे 0 होता है। देखो नोडल प्लेन शब्द का मतलब ही वही है, वह प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो जाए, 0 हो जाए, उसे नोडल प्लेन कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा, 0 इन नोडल प्लेन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर नॉट इक्वल। ऑक्सीजन को देखो जरा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये बन गया 2, ये बन गया 2, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। I3 माइनस का चित्र मैं आपको पहले बना चुका हूं कि 2 आयोडीन खुश थे और इसके पास ये 3 लोन पेयर होते हैं, तो इनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, तब तक इनके जीवन में I माइनस आया, उसने डोनेट कर दिया। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 2, और लोन पेयर कितने हो गए, 3। तो इसमें सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर आप O2F2 बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाओगे, O2F2, 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन। O2F2 एक पेरोक्साइड है और इसका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, खुली किताब जैसा, तो ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। हालांकि ये सब NCERT में नहीं दिया तो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इसका। H2O2 भी गैप कर दिया गया, बट फिर भी आप ऑक्सीजन पे देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 ही लोन पेयर होते हैं, तो ये भी उसी में। और SCl2 को मैं H2O ही देखता हूँ, क्योंकि ऑक्सीजन का बड़ा भाई है सल्फर और हाइड्रोजन के बड़े भाई हैं क्लोरीन मतलब बिहेवियर सिमिलर है दोनों का, तो आई डोंट सी देम एज डिफरेंस जब मैं केमिकल बॉन्डिंग के सवाल लगा रहा हूँ, स्पेशली स्ट्रक्चर बनाने के टाइम पे तब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो मैं सत्य की तलाश में निकला हूँ। द मोर द नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द मोर इज द रेजोनेंस एनर्जी, सही बात है। जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग, जितना ज्यादा RS बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा होगी रेजोनेंस एनर्जी। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई, गलत बात, बट सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो रेजोनेंस में कभी भी न्यूक्लियाई एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। जैसे आप देखो रेजोनेंस, आप बेंजीन का बहुत अच्छा एग्जांपल जानते हो, न्यूक्लियाई का मतलब होता है एटम, तो यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, ये नाच रहे होते हैं पूरे इसमें। लेकिन क्या कभी कोई कार्बन उठ के इधर से इधर जाता है, भाई न्यूक्लियस तो कार्बन ही है ना, बाकी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम 2 ही चीज से बनता है। तो न्यूक्लियाई का मूवमेंट फॉरबिडन होता है, मतलब नहीं हो सकता है किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। ये जो लिखा है द रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट पोजीशंस ऑफ न्यूक्लियाई बट सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, गलत बात लिखी है। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन दैट ऑफ एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये सत्य लिखा है। जो हाइब्रिड होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, और एनर्जी सबसे कम होती है। आपको पता है अगर स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये सही लिखा है और ये भी सही लिखा है। देन वी विल कम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज ऑलवेज मोर स्टेबल, तो एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ये भी सही बात लिखी है। ई लिखा है इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज लेस स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेंस, ये भी गलत लिखा हुआ है।
कारण यह है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस की स्टेबिलिटी स्पेशली ज़्यादा होती है। तो अभी मेरे पास सही वाले आए ए सी डी, तो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, यानी ए सी एंड डी ओनली आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। कहा गया है CO2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ। तो CO2 का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, तब देखेंगे किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल होगा। तो CO2 जो होता है उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड हैं, 2 सिग्मा हैं, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होता है sp, और शेप होता है इसका लीनियर। तो मुझे तलाश करने हैं कि कौन कौन इसमें से लीनियर है, वही आइसो स्ट्रक्चरल होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं HgCl2 को। तो Hg माने मरकरी, तो जिंक से सोच सकते हो। इसके पास भी वैलेंस शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। जो जिंक होता है उसके पास 4s2 3d10 होता है, तो चौथी ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी बैलेंस शेल में 2 हैं, तो 2 बना लेगा बॉन्ड, कोई लोन पेयर का चक्कर नहीं है, इसका मतलब लीनियर हो जाएगा। यहाँ देखो C2H2, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये एल्काइन है। यहाँ भी sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी लीनियर हो जाएगा। तो पहला भी लीनियर हो गया और डी भी हो गया। SnCl2 बनाओगे, ग्रुप 14 का मेंबर है, तो 2 Cl तो बन जाएगा, लेकिन एक लोन पेयर बच जाएगा। लोन पेयर बच गया तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर ही देगा, बिकॉज द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर इन कंपैरिजन टू द बॉन्ड पेयर। और NO2 में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। NO2 जो होता है उसमें एक डबल बॉन्ड है और एक डोनेशन है, और 2 इधर खर्च कर दिए, 2 इधर खर्च कर दिए, एक इसका बच जाता है। ये एक वैसा मॉलिक्यूल, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो NO2 जो है पैरामैग्नेटिक होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, नाइट्रेट्स के टेस्ट में भी इस्तेमाल करी जाती है, दुनिया भर का है, डाइमर बनाता है स्टेबिलिटी के लिए, N2O4 बना लेता है। तो ये भी लीनियर नहीं है बाय द वे। तो हमारे पास लीनियर में आ गया ए और डी, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। असर्शन कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स लाइक SF6, PF6I3 XCF2 वॉयलेट द ऑक्टेट रूल। सही कह रहे हैं। सल्फर में देखो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 फ्लोरीन से मिल गए 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट कहता है कि 8 ही होने चाहिए, तो ये लोग वॉयलेट कर रहे हैं रूल को, सही कह रहे हैं। ऑक्टेट को वॉयलेट वो लोग करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे BF3। जो इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा है, हाइपर वैलेंट जिन्हें कहा जाता है, जैसे SF6, PF5। और जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, दे आर ऑल्सो वॉयलेटिंग द ऑक्टेट रूल। दूसरा लिखा हुआ है कंपाउंड्स विथ एन एक्सपेंडेड ऑक्टेट आर कॉल्ड हाइपर वैलेंट। सही बात है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ये लोग वॉयलेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ये अपनी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेशन लेकर या उस तरीके से बनाते हैं बॉन्ड। तो ये रीजन नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं। assertion इज करेक्ट बट रीजन, इफ बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज नहीं, ये सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये लिस्ट मैच करनी है तो शेप बनाने हैं। NH2 बनाओगे, 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं, 2 यहाँ खर्च हो गए, और 5 के बाद एक इसने ग्रहण भी कर रखा है, मतलब 2 लोन पेयर है। इस तरीके का शेप वाटर का बनता है, तो ये वाटर के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है और आइसो स्ट्रक्चरल भी है, तो ये V शेप का हो जाएगा NH2-। पहले के साथ मैच कर दिया सेकंड को, और इसी के साथ मेरा आंसर भी आ गया। फिर भी चेक कर लेते हैं। XCOF2 तो जीनॉन है। अब जीनॉन का ऑक्सीजन के साथ तो डबल ही बॉन्ड बनेगा, और 2 बॉन्ड इसने फ्लोरीन के साथ बना लिए। अब यहाँ पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इधर खर्च हुआ, एक इधर खर्च हुआ, और ये इधर खर्च हो गए। कुल खर्चा कितना हुआ? 4। तो लोन पेयर कितना बच गया होगा? 2 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp3d। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन विथ 2 लोन पेयर्स, तो ये शेप बड़ा पॉपुलर है। आपको पता है लोन पेयर किस पोजीशन पे अरेंज होंगे? ये लोन पेयर अरेंज हो जाएंगे कौन सी पोजीशन पे? एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पे। और अगर इक्वेटोरियल पे होंगे तो ये लीनियर मॉलिक्यूल जो था उसमें एक और बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी टी शेप का बन जाएगा। पूरा ज्ञान इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है, तो बी के साथ में थर्ड को मिला दूंगा। ICl4 को मैं XCF4 की तरह मानता हूँ। देखो आयोडीन में 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, एक इसने ग्रहण कर लिया, कितने हो गए? 8। अब 8 माने मैं इसको जीनॉन की नज़र से देखूंगा, और क्लोरीन को मैं फ्लोरीन की नज़र से देखता हूँ। यहाँ L लिखा होना चाहिए, I4 लिखा है, तो ICl4- है। तो अब जीनॉन वाले कंपाउंड को अगर आप ऐसे देखेंगे तो I के साथ Cl Cl Cl, ये लग गया, एक Cl- लगा हुआ है।
तो आयोडीन को 1 2 3 इलेक्ट्रॉन खर्च करना पड़ा, ये तो इसने डोनेट करा होगा। अब कितने बचे इसके पास लोन पेयर, 3 के बाद 4, तो ये 2 लोन पेयर यहाँ बच गए, मतलब एक ये 2 लोन पेयर बच गए। तो अब इसमें देखो ये एक लोन पेयर ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप का बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो ICl4 को मैंने लगा दिया 4 के साथ, यानी स्क्वायर प्लेनर, और फिर D के साथ पहला लग जाएगा, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, 2 कार्बन है जोड़ दिया मैंने, 4 CN लगाने हैं, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, एक CN यहाँ, और एक CN मैंने यहाँ लगा दिया। 4 CN लग गए, यहाँ डबल लगाना पड़ेगा। सिग्मा पाई काउंट करना है, सिग्मा गिन लो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बाकी सब पाई, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो सिग्मा हो गए। पाई गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 सिग्मा 9 पाई। करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स। Which among the following molecule have sp3d hybridization with 1 lone pair of electron on the central atom? sp3d hybridization, SF4 बनाते हैं, सल्फर है, 4 फ्लोरीन मैंने लगा दिया, कहीं भी लगा दो, लेकिन ऐसा लगाओगे इस तरीके से तो लगेगा कि तुम्हें स्ट्रक्चर का आइडिया है। ये बन गया SF4। हाइब्रिडाइजेशन का गिनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन गिनने का तरीका क्या है आपको पता है? हाइब्रिडाइजेशन गिना जाता है इसमें सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर ले, तो ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा है, और ये जो लोन पेयर है ये भी गिना जाएगा। तो कुल गिनती आई मेरी कितनी, 5। 5 जब गिनती आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अब sp3d है और साथ में एक लोन पेयर भी है, यही शर्त यहाँ पर कही गई थी। जो प्रक्रिया मैंने यहाँ पर फॉलो करी है, अगर वही प्रक्रिया आप सबके साथ फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर sp3d है विथ 1 लोन पेयर, PCl4 प्लस, फॉस्फोरस के पास 5 होते हैं आउटर मोस्ट में, एक इसने लॉस कर दिया और 4 के साथ बॉन्ड बना लिया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 हो जाएगा। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं इसको तो टिक करने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे sp3d चाहिए। XCO2F2, तो जीनॉन बीच में बनाते हैं सेंटर में, O2 2 लगा रखे हैं तो 2 ऑक्सीजन इसको लगा देता हूं, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया, और 2 फ्लोरीन लगा रहे हैं तो 2 फ्लोरीन लगा दिया। फिर मैं चेक करूंगा कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, एक यहाँ खर्च हुआ, एक यहाँ खर्च हुआ, 2 खर्च हो गए, 2 2 4 2 6, तो 6 खर्च हुए और एक लोन पेयर बच गया क्योंकि जीनॉन के आउटर मोस्ट में 8 होते हैं। अब मुझे यहाँ पर गिनना है कि कितना हाइब्रिडाइजेशन है, तो सिग्मा बॉन्ड गिने जाते हैं, ये सिग्मा गिना जाएगा, एक सिग्मा एक पाई है तो पाई नहीं गिनूंगा मैं, यहाँ पे भी एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, टोटल सिग्मा की संख्या 4 और एक लोन पेयर, तो ये भी उसी ग्रुप में आ गया sp3d। एंड along with that, बिकॉज गिनती 5 आई है, और along with that there is a lone pair of electron, तो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो जाएगा हमारी शर्त के हिसाब से सही हो जाएगा। तो A और C को मैंने अपने उसमें चूज कर लिया है। अब मुझे D को भी चेक करना पड़ेगा, ClOF3, तो क्लोरीन बना लेते हैं, इसने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है और एक इसने डबल बॉन्ड O बना रखा है, तो 2 और 3 इधर खर्च हो गए, 3 2 5, एक लोन पेयर बच जाएगा। अब जरा देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो क्या क्या हो जाएगा इसमें, सिग्मा 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 और एक लोन पेयर वही, तो इट इज अगेन sp3d, गिनती आई अपनी 5, तो sp3d है और एक, मतलब A C एंड D हो जाएगा, सिर्फ एक B बाहर हुआ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A C एंड D। 65 के बाद आते हैं 66। अब ये जो है ये नॉलेज का पॉइंट है, इसमें कोई भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। NCERT किताब को उठाएं, उसको पढ़ें, उसमें चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें क्लैरिफिकेशन का सेक्शन है, उसमें डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप के डिस्टिलेशन, जैसे स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और क्रोमेटोग्राफी, और ये सारी टेक्निक्स बताई गई हैं। उन्हीं में नीचे नीचे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी NCERT ने कोड करे हैं कि कौन सा किस प्रक्रिया से किस मिक्सचर को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर आप बहुत एग्जाम्पल या बहुत लॉजिक ना याद करें तो एटलीस्ट NCERT के सारे आपको याद होने चाहिए, तो अगर वो आपको याद होंगे तो आप इसको आसानी से मैच कर ले जाएंगे। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन,
तो क्लोरोफॉर्म और एनिलीन के मिक्सचर को हम लोग किससे सेपरेट कर सकते हैं? वी कैन सेपरेट इट बाय डिस्टिलेशन। इसके बाद आपके पास है बेंजोइक एसिड एंड नैप्थलीन, तो इसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन से अलग कर सकते हैं। वाटर एंड एनिलीन, इसको हम लोग कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से अलग। और फिर हमारे पास बचा कौन? नैप्थलीन एंड सोडियम। ये तो आप वैसे भी सोच सकते हो, नैप्थलीन सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, सब्लिमेट नहीं होता, नैप्थलीन सब्लिमेट होता है। तो इसको हम लोग कर ले जाएंगे किससे? इससे कर ले जाएंगे। तो मैच कर लेते हैं ए के साथ थर्ड, बी के साथ, यानी फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, गाजर खाओ गाजर। गाजर कौन सा एनिमल खाता है? खरगोश। तो उसकी आंखें तेज होनी चाहिए, मैंने सोचा नहीं कभी। चलो बहरहाल, तो C6H5Z लगा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ग्रुप इज प्रीडोमिनेंटली ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग इसमें से कौन सा है? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग होने के लिए जेड के पास एक लोन पेयर होना जरूरी है। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो अब मैं देखता हूँ जरा, ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग। ये एक्टिवेटर भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग भी, बट ये नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा चला गया। इसमें ये है, पर ये C ट्रिपल बॉन्ड एन जो है ये मेटा डायरेक्टिंग है। अगर डायरेक्टली जुड़े एटम के पास एक पाई बॉन्ड है विथ हाई एन एटम, तो मेटा वाला हो जाता है। तो ये भी चला गया मेरे ऑप्शन से। इसमें ये है, ये भी ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ये जो है ना C डबल बॉन्ड OOH, मेटा की पहचान सुनो। अगर बेंजीन रिंग से एक कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जिस ग्रुप का पहला एटम के बाद जो एटम है वो उससे हाई एन का एटम है, और इन दोनों के जो पाई बॉन्ड है, तो होगा क्या कि इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा और ये इसको खींच लेंगे, तो इसको मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो ये मेटा हो गया। इसके अंदर ना तीनों ही ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग, ये भी ऑर्थोपेरा, ये भी ऑर्थोपेरा। यहाँ लोन पेयर भले नहीं है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन से ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो जाता है। सेलुलोज को हम पचा नहीं सकते, सही बात है, सेलुलोज हमसे नहीं पचता है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा डी, दोनों बातें सही हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 इज एंड 2 आर करेक्ट, पहला सही हो जाएगा। थ्योरी का पार्ट है बायोमोलिक्यूल। इनमें से लीस्ट वोलाटाइल यानी कौन उड़ेगा नहीं, तो आपको पता है जो HF होता है इसके अंदर एक विशेष तरह का बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा यानी मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक जुड़े होंगे, मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये ना मॉलिक्यूल आसपास में बहुत करीब करीब जुड़े हुए हैं, और अगर बहुत नजदीकी से जुड़े हैं तो फिर इनको उड़ाना यानी वोलाटाइल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। इसमें से ये वाला जो है CH3 CH2O CH2 Cl, CH3 CH2, फिर लिखा है O, फिर लिखा है CH2, फिर लिखा है Cl, फिर दूसरा वाला लिखा है CH3, फिर लिखा है CH2, फिर है O, फिर CH2 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 Cl, CH2 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 और फिर Cl लगा हुआ है। कह रहे हैं इन दोनों में से पानी के साथ कौन तेजी से रिएक्ट करेगा। देखो ये अल्काइल हैलाइड है भाई, यही है अल्काइल हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। अब अगर ये फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड है तो आप यहां पर देखें पानी से जब ये रिएक्ट करेगा तो इनका रिएक्शन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR होगा इनका रिएक्शन, यानी ये जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा, दैट विल बी द रिएक्शन। अच्छा यहाँ एक इनको एडवांटेज है कि ये जब यहाँ से जाएंगे यहाँ आएगा पॉजिटिव, यानी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहाँ बनेगा इस कार्बन पे, यहाँ इसको ले जाओगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। इस कार्बोकैटायन को ये सुख प्राप्त है कि बगल में ही इसके लोन पेयर रखा हुआ है, तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस या कंप्लीट ऑक्टेट रेजोनेंस हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस इट इज मोर रिएक्टिव एंड इट इज लेस रिएक्टिव। तो पहला रिया है कि ये ज्यादा तेज रिएक्ट करता है, सही बात लिखी है। दूसरा लिखा है कि जो कार्बोनियम आयन फॉर्म होगा इसके आयोनाइजेशन से वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, ये भी सही लिखा है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें नहीं होगी, आपको पता है FON में प्रमुख रूप से होती, और भी उदाहरण है जहां पर अलग भी हो जाती है, जैसे आपको पता है एसीटोन
उसके अंदर क्लोरोफॉर्म और एसीटोन सॉल्यूशन चैप्टर में उनमें भी हो जाती है, लेकिन HI के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रश्न नहीं उठता, तो इसमें से HI में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन, तो इस कार्बोकैटायन को देखो, पहली बात तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लोट्रोपाइलियम। एरोमेटिक इसलिए क्योंकि इसके अंदर देखो 3 पाई बॉन्ड है या फिर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं तो ये एरोमेटिक नहीं बल्कि नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। एंड इफ एनी चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, मतलब उसके बगैर काम नहीं चल सकता, तो दिस चार्ज इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, इसके बिना ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा अद्भुत ही किस्म की होती है। तो मोस्ट स्टेबल तो मेरे पास ये हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल है, मैं ए को नंबर 1 पे रखना चाहता हूं। अब ए के बाद देखते हैं, यहां देखो ये बेंजीन रिंग है तो इसको रेजोनेंस मिलेगा, और कहीं रेजोनेंस मिल नहीं रहा, तो फिर मैं ए के बाद किसको रखूं, सी को रख देता हूं। सी को रख दिया। अब सी को रखने के बाद मेरे पास बी आ जाएगा, बी में यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो ए सी के बाद मैं आप बी को ले आऊंगा, और बी के बाद मैं लास्ट में किसको लेके आऊंगा, डी को। डी को सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन का सुख प्राप्त है, इनको रेजोनेंस का आनंद नहीं मिल रहा है 6 अल्फा हाइड्रोजन के साथ। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सी बी डी, ए सी बी डी, सही है। कहीं कहीं ऐसा ज्ञान में लिखा भी है कि एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू द बेंजाइल कार्बोकैटायन, द डिफरेंस इन रेजोनेंस एनर्जीज, इतना इतना, तो बड़ी हाई लेवल बातें हैं, मतलब हमारे ज्ञान के बेसिस पे तो यही आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस करें तो क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल सेम मोनोसैकेराइड, दोनों डिफरेंट, 3 मॉलिक्यूल तो मिलेंगे ही नहीं, 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। आपको पता है डाइसैकेराइड को अगर तोड़ो तो सेम वाले भी निकल सकते हैं और अलग अलग भी निकल सकता है। ग्लूकोज और मैनोज आपस में क्या होते हैं, तो ग्लूकोज और मैनोज आपस में होते हैं एपीमर्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 76 पे, गिवन बेलो आर 2 स्टेटमेंट। पहला है टेरिशरी कार्बोकैटायन आर जनरली फॉर्म्ड मोर इजीली देन प्राइमरी, एकदम सत्य बात लिखी है, टेरिशरी कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा, ज्यादा स्टेबल होता है। अब कारण क्या दे रहे हैं इसका, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट इसको स्टेबल करता है ड्यू टू एडिशनल एल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज बाय टेरिशरी, एकदम सही बात लिखी, और इसका कारण भी है। आप देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जब बनेगा, ये मैंने बना दिया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन के अंदर आपको दिखाई देगा कि एक तो ये फायदा ये तो है ही है कि हाँ इसको प्लस आई इफेक्ट मिल रहा है। प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इससे इसका चार्ज थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा, चार्ज कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एक तो फायदा ये ही है। साथ ही साथ ये जो है ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, अल्फा से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी वजह से इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज्यादा सुख मिल जाएगा। तो ये दोनों कारण की वजह से 3 डिग्री आर वेरी मच स्टेबल इन कंपैरिजन टू 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो रीजन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट हो जाएगा, बढ़िया। इसके अंदर आपको डाईपोल मोमेंट के हिसाब से अरेंज करना है, तो डाईपोल मोमेंट में जितना ज्यादा खींचने वाला होगा उतना ज्यादा चार्ज विकसित करेगा, चार्ज ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली डाईपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे आगे NO2 आ जाएगा, फिर Cl आ जाएगा, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, और फिर आयोडीन आ जाएगा। मतलब ये तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को तो EN के हिसाब से अरेंज करना है, सबसे बढ़िया क्लोरीन खींचेगा, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, मतलब 2 3 4, और NO2 सबसे आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर 4th हो जाएगा, 1 2 3 4। मोर EN, मोर खींचने की कैपेबिलिटी, मोर डेवलपमेंट ऑफ चार्ज एंड मोर डाईपोल मोमेंट, बिकॉज डाईपोल मोमेंट बराबर होता है चार्ज गुणे लेंथ। फिजिक्स में भी आपने इस बात को पढ़ा होगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है, कॉमन नेम से लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी में आपको हर चैप्टर के टेबल में कॉमन नेम मिलेगा, तो यहां मैं ना इसको मिलाऊंगा इसके साथ OCH3, इसका नाम होता है एनीसोल। अगर यहाँ पे OC2H5 लिखा होता उसका नाम होता फेनिटोल, दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। फिर इसके बाद ये CH3 CH2 CH2 COH, तो इट इज एन प्रोपाइल अल्कोहल, तो आई विल मैच B विथ 4। ये नियोपेंटेन है, कॉमन नेम ऑफ नियो, दिस कंपाउंड इज नियोपेंटेन, और ये COCH3 एसिटोफिनोन है, तो इसका इसके साथ मैच कर देंगे।
तो ए को मैच किया सेकंड के साथ, 3 ऑप्शन में मैच है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 78 है। ए को मैच किया सेकंड के साथ, बी को मैच किया फोर्थ के साथ, सी को मैच किया फर्स्ट के साथ और डी को मैच किया थर्ड के साथ। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी 2 4 1 3 दो ऑप्शन सेम हो गए, तो कोई बात नहीं, आप किसी को भी टिक कर लो, चाहे पहला चाहे तीसरा, और दाएं बाएं होना चाहिए था। मतलब करेक्ट 1 भी है, थर्ड भी, ऑब्वियसली दोनों सेम है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग आयोडाइड्स बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम इन Pi3, Pi3, AsI3, SbI3। अच्छा, मतलब सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक सेंट्रल एटम है, ए है मान लो वो, और सराउंडिंग एटम लगा है। अगर इस सेंट्रल एटम ए का En हाई होगा, हाई En, या फिर इसका स्मॉल साइज होगा, ये दो बातें, मतलब जब En हाई होता है तो साइज स्मॉल हो ही जाता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो क्या होता है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत करीब करीब होते हैं, बॉन्ड पेयर वाले यहीं रखे रहते हैं, इनमें रिपल्शन होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो जितना छोटा साइज का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा, उतना खींच के रखेगा, तो वो ना इस तरीके से ऐसे बढ़ा के रख देगा। तो यहाँ Pi3 में देखो फॉस्फोरस का En सबसे ज्यादा है, साइज स्मॉल है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फॉस्फोरस विल बी द करेक्ट आंसर। बॉन्ड पेयर रिपल्शन का कोई मतलब नहीं है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बोलेंगे ही नहीं। फॉस्फोरस की इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो सोचना ही नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर? फजांस रूल लगाना है, तो फजांस रूल के हिसाब से जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। LiCl में आप देखो +1, यहाँ +2, यहाँ +4 आ गया, गड़बड़ हो गया ये। तो LiCl होना चाहिए, फिर BeCl2, फिर हाँ ये ऊपर वाला सही हो जाएगा। तो ये +1, +2, +3 और +4। आपको पता है फजांस रूल कहता है कि कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। वी हैव अरेंज्ड देम अकॉर्डिंग टू द चार्ज, और चार्ज मतलब एग्जैक्ट चार्ज नहीं, ये अज्यूम्ड चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी में -m -i वाले स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो इसका एक नियम है कि भाई माइनस को माइनस पसंद आता है। तो अगर आप कार्ब एनायन को देखोगे तो ये ना नेगेटिव चार्ज वाला है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i/-m। अभी देखो इसमें जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनका जरा डिस्कशन करते हैं कौन क्या है। तो ये जो ग्रुप है ये तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और +i दिखाता है, ये जोरदार -m -i है, तगड़ा वाला। इस ग्रुप के अंदर जो है वो +m लगेगा और -i लगेगा, लेकिन +m जो है वो -i की तुलना में बहुत आगे होगा, मतलब इसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा इन चारों में सुखी कौन है? तीसरा वाला, क्योंकि माइनस को चाहिए तो माइनस ही। तो थर्ड हमारा सबसे नंबर 1 पर आएगा, और इससे हम सिर्फ एक ही ऑप्शन काट पाए। अब थर्ड के बाद किसको लेके आए? तो थर्ड के बाद हम लेके आएंगे फर्स्ट वाले को। भाई प्लस वाले ना ही आए तो बेहतर है, आके गड़बड़ी कर रहे हैं, तो या तो माइनस वाला मिले या कुछ ना मिले, ऐसा ना मिले जो जिंदगी नरक कर दे। तो थर्ड के बाद मैं लेके आऊंगा फर्स्ट को, तो यानी मैंने एक और ऑप्शन काट दिया। अब थर्ड के बाद फर्स्ट को लेके आया, अब इन दोनों में से ज्यादा परेशान कौन होगा? तो ज्यादा परेशान ये होगा, क्योंकि इसको तो +m मिल रहा है, ये स्टेबिलिटी को बहुत कम कर रहा होगा। तो थर्ड के बाद मैं लेके आऊंगा फर्स्ट को, फर्स्ट के बाद मैं सेकंड को लेके आऊंगा। तो अब मेरा आंसर ही आ चुका है, क्योंकि मैंने इस ऑप्शन को भी काट दिया। तो थर्ड सबसे पहले -m, फिर कुछ ना रहे, और अगर कुछ रहे तो कम से कम +i रहे, ये नहीं कि +m झेल रहे हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। 82 नंबर, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवैलेंट। आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हो तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ वन एटम एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द अदर एटम, ये बेस्ट कंडीशन। देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो कैटायन जल्दी बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो जल्दी एनायन बना लेगा, बहुत स्टेबल हो जाएगा, बहुत एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसमें अच्छा बनता है। पीरियोडिक टेबल में ये लोग एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में पाए जाते हैं, इसीलिए वहां आयनिक बॉन्ड अच्छा बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ आयन विल हैव द हाईएस्ट पोलराइजेशन? तो देखो एनायन तो सेम है, कैटायन में चार्ज जितना ज्यादा हो
जितना ज़्यादा चार्ज, हाइयर चार्ज मोर पोलराइजेशन, तो बेस्ट हो जाएगा ये वाला। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है ज़्यादा चार्ज, फजान के नियम में 3 चीज़ें हैं। पहला है छोटा कैटायन, दूसरा है बड़ा एनायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, larger the size of anion and greater the charge. And among all these, before you go to the size, first of all go for charge, because charge is a more prominent feature in comparison to charge and size में करना हो तो ज़्यादा अच्छा है। Which of the following statement is correct? सही कौन सा है? प्लस आई stabilizes the carbocation, सही लिखा हुआ है। प्लस आई stabilizes the carbon free radical, ये भी सही लिखा है। कार्बन फ्री रेडिकल को आप बिल्कुल कार्बोकेटायन जैसा ही मान के चलें। माइनस आई स्टेबलाइजेस द कार्बन एन, तीनों ही सही लिखे, इसलिए मैं चौथे के साथ जाऊंगा। ऑल ऑफ दिस। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम। एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल बढ़िया लिखा है। ईच एंजाइम कैन कैटलाइज अ नंबर ऑफ सिमिलर रिएक्शन। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, तो एक एंजाइम एक ही रिएक्शन पे काम करता है, तो ये बात तो गलत लिखी है। बाकी के भी पढ़ लेते हैं। एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट कैटलिस्ट, बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। ऐसे कैटलिस्ट समाज में पाए नहीं जाते हैं, सिर्फ सेल के अंदर पाए जाते हैं। एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर देयर एक्शन, ये भी सही लिखा है, ये गलत लिखा है। एंजाइम स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि आप वो प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम से कह दोगे कि तुम डीएनए तोड़ना शुरू कर दो। डीएनए का ही काम करेगा। और इतना स्पेसिफिक होते हैं कि जो पेप्सिन तोड़ने वाला है पेप्सिन ही तोड़ेगा, जो मतलब आप जानते हैं, बायो के विद्यार्थियों को क्या ही बताना। जेल्डाल मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, potassium sulfate and copper sulfate are used on the basis of their function, which of the following statement is are correct? तो ठीक है, पढ़ते हैं। potassium sulfate raises the boiling point and ensure complete reaction. copper sulfate act as catalyst. potassium sulfate act as catalyst and copper sulfate raises the boiling point. कौन को कैटलिस्ट है? बेरियम सल्फेट एक्ट एज को कैटलिस्ट। तो ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये काम करता है कि ये रेज करता है बॉइलिंग पॉइंट और इंश्योर करता है कि पूरा रिएक्शन हो जाए। जेल्डाल मेथड के अंदर H2SO4 जब H2SO4 से डाइजेशन करते हैं जेल्डाल मेथड में, तो ये इस बात को इंश्योर करता है, पहला स्टेप वही होता है। कॉपर सल्फेट एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो ए और बी दोनों तो सही हो जाएंगे स्टेटमेंट। बाकी ये सब बातें इधर उधर की लिखी हैं कि कॉपर सल्फेट पोटेशियम सल्फेट एक्ट एज कैटलिस्ट, ये उल्टा लिखा हुआ है। को कैटलिस्ट जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ए और बी ओनली, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। बेंजाइल क्लोराइड, ओके, सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ये बेंजाइल क्लोराइड है। इज मोर रिएक्टिव देन पैराक्लोरोटोलुइन। पैराक्लोरोटोलुइन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा दिया और है ये टोलुइन, तो ये दो बातें हो गई भाई। कह रहे हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बात तो ये सही लिखी है। कारण क्या है? ये ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो ना, इसका ये जो Cl है, ये Cl और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा क्योंकि ये लोन पेयर इसका रेजोनेंस में चला जाएगा, तो इस वजह से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ये जल्दी टूट जाएगा NaOH के आने पर, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव फॉर NSR इन कंपैरिजन टू दिस। तो ये जो एरोमेटिक वाले होते हैं ये NSR जनरली शो नहीं करते, तो पहला बात तो एकदम सही लिखा है। स्टेटमेंट 2 क्या है? द CCl बॉन्ड इन बेंजाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड इन पैराक्लोरोटोलुइन। बेंजाइल क्लोराइड के अंदर जो CCl बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है, तो यहाँ पर ये CCl बॉन्ड जो है ये ज़्यादा पोलर है इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड। इसका भी EN ज़्यादा है और यहाँ पर Cl तो सिमिलर है। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन को आप देखें तो sp3 है और ये कार्बन कैसा है? sp2 है, तो हाई EN, तो पोलैरिटी इस वाले में ज़्यादा हो जाएगी, इस वाले में कम हो जाएगी। तो ये सही लिखा है, द CCl बॉन्ड इन बेंजाइल क्लोराइड इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड इन पैराक्लोरोटोलुइन। स्टेटमेंट दोनों सही है, रीजन वीजन जैसा कुछ देखना नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। 88 पे आते हैं। कह रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल को इनोलाइज कैसे किया जा सकता है? आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से उड़ के जा सकता है। अच्छा, यहाँ छोड़ के जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे पाई बॉन्ड और ये यहाँ पहुँच जाएगा नेगेटिव चार्ज,
फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये H घूम के वहाँ जाएगा। इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये जो जेड वाला है ये काम कर जाएगा, तो तीसरा सही आंसर हो जाएगा। 89 में कहा गया है लिस्ट को मैच करें। कलर जो आता है लेसाग्ने टेस्ट के बाद, तो नाइट्रोजन में आपको बताया प्रोशियन ब्लू कलर आता है ए को सेकंड के साथ। ऐसे क्वेश्चन आजकल नीट में आ भी रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक मैच करो छुट्टी हो जाए, फिर बाकी का बवाल ही ना रहे। तो ए को सेकंड के साथ मैच कर दिया है, फिर इसके बाद बी को आप सल्फर को वॉयलेट कलर दे देंगे। क्लोरीन AgCl का प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट हो जाएगा। फॉस्फोरस येलो कलर का बनाता है। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन डज नॉट चेंज। ये सही बात है, डीनेचुरेशन में प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, तो वो चेंज नहीं होने वाला है, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं इसके अंदर। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फाइब्रस बन जाएंगे, ये सही बात लिखी हुई है। ग्लोबुलर होगा तो फाइब्रस बन जाएगा, क्योंकि जो अन्य बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं। फाइब्रस कन्वर्टेड टू ग्लोबुलर, ये गलत लिखा है, शायद मुझे इनकरेक्ट ही ढूंढना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फाइब्रस जो है वो ग्लोबुलर नहीं बनता, ग्लोबुलर फाइब्रस बन जाता है। ग्लोबुलर माने उलझा हुआ, उसको तोड़ोगे सुलझ जाएगा, फाइब्रस हो जाएगा। लेकिन फाइब्रस को ग्लोबुलर कैसे बना सकते हैं? बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो 90 का करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। अ वेरी सिंपल पेपर, मतलब चूंकि इसमें फिजिकल जैसा कुछ था नहीं, आई थिंक फिजिकल का कोई चैप्टर इन्वॉल्व नहीं था, तो अगर फिजिकल नहीं तो कैलकुलेशन नहीं, आसानी से पेपर हल हो जाता है। यहाँ तो ऑल एंड नन लॉ लगता है, मतलब आपको आता है या नहीं आता है, दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू जज है। बाकी सब तो अपने आप चल ही रहा है। अगले पेपर के सॉल्यूशन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक पॉजिटिव मन के साथ अच्छे से पढ़ाई करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट सॉल्यूशन, ऑल द बेस्ट।